Good evening, class. So again, after a long gap, we are back in our chemistry class as due to some problem I was not able to prepare the classes. So in the previous class, we were studying the chapter 6 thermodynamics, and in the previous class I have taught all of you the different factors being used in the thermodynamics. What is its basic needs, that why we want to study the thermodynamics chapter, its basic concept, and the state function topic in which the pressure, volume and temperature are considered. And also we have learned to calculate the work done, which is known as an application for the thermodynamics. That is the work done फॉर एनी कांस्टेंट प्रेशर. ठीक है, कि जब हम प्रेशर कांस्टेंट करके किसी क्लोज कंटेनर में जब हम पिस्टन को मूव आउट करते हैं, ठीक है, तो उस दौरान कितना वर्क डन होता है. तो उसमें हमने दो प्रोसेस पढ़े थे. एक था हमारा इरिवर्सिबल मेथड. इरिवर्सिबल था कि एट अ टाइम पे ही जितना आप प्रेशर लगा रहे हैं एंड वो तुरंत चला जा रहा है. ठीक है, जस्ट लाइक अ व्हीकल. ठीक है, जैसे क्या होता है कि अगर एक स्ट्रेट रोड है और यदि आप बाइक को चला रहे हो, ठीक है, तो बाइक क्या होती है, एकदम स्ट्रेट अपने डायरेक्शन में जाती है, पीछे से कोई धक्का देने वाला नहीं होता है. ठीक है, बट इफ सपोज कि पुल आ जाए, ठीक है, पुल अगर आ जाए और यहां से आप साइकिल चलाना शुरू कर दो. आई एम टॉकिंग अबाउट द बाइसिकल नाउ. ठीक है, यदि आप बाइसिकल चलाना शुरू कर दो तो हमें प्रॉपरली फोर्स क्या लगता है कि अगर हम कहीं पे भी थोड़ा सा भी हमारा पैडल का चलाना कम हुआ या फिर हमने थोड़ा भी कम फोर्स लगाया तो हम सडनली बैक जाना शुरू कर जाते हैं. फिर हम इक्वल फोर्स लगाते हैं ताकि कि हम ऊपर जाना शुरू कर दें. तो यहाँ पे क्या होता है, मल्टीपल प्रोसेस होता है कि एक बार गाड़ी आगे भी जाती है और एक बार गाड़ी पीछे भी जाती है, यानी फॉरवर्ड बैकवर्ड ये लगा रहता है. तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं इरिवर्सिबल मेथड. ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं रिवर्सिबल, सॉरी इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं रिवर्सिबल. तो इसमें हमने वर्क डन कैलकुलेट करने का मेथड सीखा था. यहाँ पे जो वर्क डन था वो था माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, और यहाँ पे जो रिवर्सिबल के इसमें था वो था माइनस 2.303 एनआरटी लॉग V फाइनल अपॉन V इनिशियल. हम लोग ये मेथड यूज करके फॉर्मूला के इसको क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं. इसका डेरिवेशन मैंने आप लोगों को बताया था. यानी इसमें डायरेक्ट आपको प्रोसेस अप्लाई करना है, इस केस में आपको इंटीग्रेशन अप्लाई करना रहता है फॉर द रिवर्सिबल प्रोसेस. यानी इसमें लगाने का मतलब ये था जहां पे इनफाइनाइट यानी मल्टीपल स्टेप्स टेक प्लेस कर रहे हैं, तो जब हमें मल्टीपल स्टेप्स को एक साथ रख के पूरा कैलकुलेशन करना हो उस दौरान हम लोग इंटीग्रेशन का इस्तेमाल करते हैं, जिसका सिंबल ये होता है. ठीक है, इसके बाद जो आपके एनसीईआरटी में दिया गया है वो है फ्री एक्सपेंशन. फ्री एक्सपेंशन का मतलब होता है कि जहां पे कोई बाधाएं नहीं हो, यानी वैक्यूम में क्या होता है, फ्री एक्सपेंशन होता है कि देयर आर नो एनी रिटार्डिंग फोर्स which is taking the process backward, or you have to apply any particular necessary force to take out the chemical reaction. ठीक है, so at that free expansion we used to. ठीक है, तो what happens in the free expansion? In the free expansion external pressure is zero. What is zero? P external is zero, यानी no one is asking you to apply the force. ठीक है, so in that case U is calculated as Q plus PV. It is simply calculated as in this form. ठीक है, and if the process is taking place at constant volume, कब टेक प्लेस कर रहा है, कांस्टेंट वॉल्यूम में, यानी आपका वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है, दैट इज डेल्टा V इज इक्वल टू जीरो. अगर वहां डेल्टा V इज इक्वल टू जीरो हो जाए तो जैसे डेल्टा U का फॉर्मूला क्या था, डेल्टा U का फॉर्मूला था Q प्लस P डेल्टा V. अगर डेल्टा V मेरा जीरो के बराबर हो जाएगा, इट मींस दिस कंप्लीट टर्म बिकम्स जीरो, हेंस द डेल्टा U इज इक्वल टू हीट चेंज. यानी कितना हीट चेंज हुआ एट कांस्टेंट वॉल्यूम. तो QV क्या डिनोट कर रहा है, यहाँ पे हम QV लिखते हैं, QV डिनोट करता है हीट चेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम. ठीक है, तो ये कुछ फैक्टर्स आपको याद रखने हैं. एंड फॉर द एडियाबैटिक प्रोसेस, जहां पे एडियाबैटिक हो, तो एडियाबैटिक केस में क्या होता है, वहां पे वर्क हीट चेंज बिल्कुल नहीं होता है, यानी ना ही सिस्टम से सराउंडिंग हीट आएगा ना ही सराउंडिंग से सिस्टम हीट जाएगा, यानी वहां पे हीट चेंज क्या हो जाएगा, जीरो. इट मींस इंटरनल एनर्जी इज डायरेक्टली इज इक्वल टू वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस. और एडियाबैटिक प्रोसेस में वर्क डन कैसा होता है, तो ये मैंने आपको बताया हुआ है कि एक आप जार ले लीजिए, उस जार में मतलब कंप्लीटली आइसोलेटेड जार हो, एंड उसमें आप वाटर भर दीजिए, वाटर से आप उसमें पैडल चलाते रहिए, उसमें हीट गेन होगी.
तो उतना कितना वर्क डन हो रहा है, हीट गेन नहीं, यानी हीट चेंज होगा अंदर ही अंदर से, मतलब वो इनसाइड जो लिक्विड प्रेजेंट है वो हीट होता रहता है धीरे धीरे पेडल चलाने से। उस दौरान जो वर्क हो रहा है उसको हम एडियाबैटिक वर्क बोलते हैं। सो वंस अगेन, फ्री एक्सपेंशन मींस एक्सटर्नल प्रेशर इज जीरो, सो द डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस पी डेल्टा वी। अभी तक हमने यही डिराइव किया था कि हमारा पी एक्सटर्नल क्या है, कांस्टेंट है, तो प्रेशर इज हियर कांस्टेंट। इफ process is taking place at constant volume, it means delta V is equal to 0, so delta U is equal to QV। ये आपको याद रखना है, delta U is equal to QV, so it is delta V, and delta U is equal to W adiabatic, it means when the process is adiabatic, यानी आइसोलेटेड में हो रहा है, ना ही कोई हीट अंदर से बाहर, ना कोई बाहर से अंदर। अब आपके मन में एक सवाल आता होगा कि कभी ऐसा भी हो सकता है कि वॉल्यूम चेंज ही ना हो। वॉल्यूम का चेंज होना तो बहुत जरूरी है। ऐसे बहुत सारे सॉलिड और लिक्विड में रिएक्शंस होते हैं जहां वॉल्यूम चेंज नहीं होता है। जैसे सिंपल सी बात है कि अगर आप आइस ले लो, ठीक है, आइस को यदि मेल्ट करा दो या आइस को पर्टिकुलरली थोड़ा मेल्ट कराओ, तो जितना पानी आइस में बना है उतना ही आइस पानी में बनता है। तो उस केस में वॉल्यूम चेंज बिल्कुल नहीं हो रहा है। तो सॉलिड और लिक्विड के केस में बहुत रेयरली वॉल्यूम चेंज होगा, अदरवाइज नहीं होता है, ठीक है। यानी यदि आप किसी के अंदर वर्क डन करा रहे हो, यानी उसकी इंटरनल एनर्जी चेंज करा रहे हो, सपोज कि किसी सॉलिड का या किसी मेटल का बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई है, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई है, तो उसको आप हीट कर रहे हो, बॉइलिंग पॉइंट नहीं सॉरी मेल्टिंग पॉइंट रहता है सॉलिड में, तो जब उसको आप हीट कर रहे हो तो सिर्फ उसकी इंटरनल एनर्जी चेंज हो रही है, उसका वॉल्यूम एक्सपेंड नहीं हो रहा है, तो उस केस में वॉल्यूम जीरो हो जाता है, ठीक है। लेकिन रियल लाइफ प्रोसेस में यदि हम देखें तो ऐसे बहुत ही रेयर केसेस होते हैं जिसमें वॉल्यूम चेंज जीरो हो, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी उसको कंसिडर नहीं करते हैं, यानी कांस्टेंट वॉल्यूम पे कोई केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस कर रहा हो, ये बहुत ही रेयर केसेस होता है। तो इस वजह से हमें एक न्यू फंक्शन का बारे में पढ़ना पड़ता है, स्टेट फंक्शन के बारे में, जो कि है एंथैल्पी, ठीक है, जिसको हम एच से डिनोट करते हैं। जैसे हमने यू के बारे में पढ़ा, इंटरनल एनर्जी, किसी की एनर्जी चेंज कर रहे हो, तो वैसे ही एक एंथैल्पी होता है। एंथैल्पी होने का मतलब है कि कितना हीट का चेंज हुआ है, कितना हीट चेंज हुआ है, ठीक है। बस इसमें भी सेम वही है जो आपने क्यू और यू और एच के बारे में पढ़ा है, सेम इसका भी वही मतलब रहता है। तो यूजुअली जितने भी हम केमिकल रिएक्शंस को स्टडी करते हैं वो हम एंथैल्पी के फॉर्म में करते हैं, एंथैल्पी ऑफ एनी रिएक्शन या एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। सो सिमिलर ऑल दिस वी यूज्ड टू स्टडी थ्रू द एंथैल्पी। यू आर फैमिलियर विद दिस वर्ड इन द आयनिक सॉलिड्स केस, ठीक है, जो आपने चैप्टर 4 में पढ़ा है, जहां पे हमने लैटिस एंथैल्पी के बारे में पढ़ा था, ठीक है। लैटिस एंथैल्पी आपने पढ़ा हुआ था कि जब भी कोई आयनिक बॉन्ड बनता है तो उस बॉन्ड को बनाने के लिए कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट हुई है, उसको लोग क्या बोलते हैं, लैटिस एंथैल्पी। तो रिएक्शंस के केस में हमें जनरली एंथैल्पी के बारे में पढ़ना रहता है। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा कि वॉल्यूम कांस्टेंट रहे ये जरूरी नहीं है, हर बार ये हो सकता है, ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन कांस्टेंट प्रेशर पे रिएक्शन हो वो पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। जैसे कि हम लेबोरेटरीज में टेस्ट ट्यूब वगैरह में एक्सपेरिमेंट कराते हैं, तो जैसे कुछ हम क्या करते हैं, हम पानी उसमें थोड़ा सा डिस्टिल्ड वाटर ले लिए या फिर हमने उसका ट्रू सॉल्यूशन बना लिया किसी सॉल्ट का, उसमें हमने दूसरा केमिकल ऐड किया एंड सडनली क्या होता है, वो ब्रस्ट करने लगता है। वहाँ वॉल्यूम चेंज तो हो रहा है कंटिन्यूसली, पूरा छोटा सा वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया था टेस्ट ट्यूब में एंड सडनली वो धीरे धीरे पूरा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करना शुरू कर दिया। जैसे यहाँ पे छोटा सा हमने इसमें कुछ मिला दिया डिस्टिल्ड वाटर एंड सडनली हमने कुछ इसमें दूसरा केमिकल ऐड किया, इस केमिकल के ऐड होने की वजह से ये पूरा ब्रश होकर ऊपर आना शुरू कर देता है। इससे क्या होता है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो कांस्टेंट है, सिर्फ चेंज क्या हुआ, वॉल्यूम चेंज हो गया। पहले ये इतना ऑक्यूपाई कर रहा था, अब पूरा का पूरा ऑक्यूपाई कर रहा है। तो जब कभी भी रिएक्शन कांस्टेंट प्रेशर पे टेक प्लेस करता है उस दौरान केसेस अलग हो जाते हैं। अब कैसे अलग होते हैं तो देखते हैं, ठीक है। जस्ट सपोज कि आपने कोई सिस्टम है जो कि ए स्टेट पे है, कौन सी स्टेट पे, ए, उस दौरान उसकी इंटरनल एनर्जी यू इज इक्वल टू क्यू प्लस पी डेल्टा भी लिखते हैं या वी ए इनिशियल स्टेट में लिखेंगे, ठीक है। मैंने कहा था प्रेशर मेरा कांस्टेंट है अभी भी, याद है, ठीक है। एंड मान लो वो स्टेट बी में आ गया, वो हो जाता है यू बी, या फिर मान लीजिए इसको मैं ए स्टेट को 1 से डिनोट कर देता हूँ, आप लोगों के लिए इजी होगा अंडरस्टैंडिंग, U2 Q प्लस P V2, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, Q1 और Q2। ये इंटरनल एनर्जी भी तो चेंज हो रही है ना, हीट चेंज भी हो सकता है, केवल प्रेशर चेंज नहीं हो रहा है। सो आई कैन राइट Q1 एज U1 माइनस
PV1, ठीक है, एंड U प्लस PV, सॉरी ये माइनस में रहता है, ये माइनस में रहता था डेल्टा एच, क्योंकि ये वर्क डन जो रहता था निगेटिव रहता था, इसलिए सो आई कैन राइट इट एज दिस, एंड हियर आल्सो आई कैन राइट इट एज Q2 इज इक्वल टू U2 प्लस PV2, ये लिख सकता हूं, ठीक है। सो व्हेन आई subtract the equation, wait, so class, subtracting this both equation, I get Q2 minus Q1 is equal to U2 minus U1 plus P V2 minus V1, so I can write it as delta Q, ठीक है, बिकॉज चेंज हो रहा है, यहाँ पे भी डेल्टा U प्लस और यहाँ पे P डेल्टा V. So delta U plus P delta V is denoted as delta H, enthalpy change, and it is QV. So I can write it as enthalpy change is equal to heat gain at constant pressure. Heat change at constant pressure. तो ये आपके लिए another important term derive होता है. So once again let us understand it. So enthalpy change H is denoted as U plus PV. ठीक है. H का जो फॉर्मूला रहता है वो है U प्लस पीवी, यानी इंटरनल एनर्जी प्लस प्रेशर इनटू वॉल्यूम, ठीक है। सो व्हाट आई रॉट इट हियर, आई रॉट डेल्टा U प्लस P डेल्टा V, ठीक है, जो कि किसके बराबर था, डेल्टा Q के बराबर, और यहाँ पे पूरा का पूरा केमिकल रिएक्शन कब हो रहा है, एट कांस्टेंट प्रेशर पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट वेरी क्लियरली, दैट द रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस एट कांस्टेंट pressure. The earlier which we have brought at a constant volume at 0, यानी वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है, वहां पे वॉल्यूम चेंज 0 है, तो वहां पे क्या आ गया था, डेल्टा V इज इक्वल टू QV, यानी हीट चेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम था, और यहाँ पे ये क्या आ रहा है, डेल्टा H, यानी ये जो डेल्टा U आया था यहाँ पे, सॉरी डेल्टा U, क्योंकि इसका फॉर्मूला क्या था, डेल्टा U का फॉर्मूला होता है Q माइनस P डेल्टा V, वहां डेल्टा V 0 था तो QV आ गया, इसीलिए डेल्टा U इज इक्वल टू QV के बराबर था। और ये कब रिएक्शन हो रहा है, ये रिएक्शन हो रहा है कांस्टेंट प्रेशर पे, तो डेल्टा QP इज इक्वल टू डेल्टा H, यानी हीट चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर। तो इसको आप भले डेल्टा नहीं लिख के QP भी लिखोगे तो भी चलेगा, क्यों, क्योंकि हीट चेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम, QV डिनोट क्या करता है, हीट चेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और QP क्या डिनोट करता है, हीट चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर। तो ये आपको याद रखना जरूरी है, क्योंकि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट टर्म डिराइव होता है। सो एंथैल्पी चेंज इज आल्सो एन स्टेट फंक्शन, लेकिन ये पाथ इंडिपेंडेंट होता है, ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, कैसे हो रहा है, कब हो रहा है, इस पे डिपेंड नहीं, बस होना चाहिए। जैसे कि वर्क डन होता है, वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ, work done doesn't depend that how much distance you have covered, it only depends upon the final and the initial position, okay। so similarly H also does not depend on the path कि which reaction is taking place है, यदि वो रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है उससे मतलब नहीं है, कि यदि कोई रिएक्टेंट A प्लस B है एंड वो कन्वर्ट हो रहा है C प्लस D में, तो इट ओनली डिपेंड्स कि हाउ मच हीट इज बीइंग इवॉल्व्ड और एब्जॉर्ब ड्यूरिंग द कंप्लीट रिएक्शन, ठीक है। तो यानी इसके पास कितनी हीट है, इसके पास कितनी हीट है, कितनी हीट गेन या लॉस हुई, वही क्या कहलाता है, मेरा एंथैल्पी चेंज कहलाता है। तो कैसे निकालते हैं एंथैल्पी, हम कैसे निकालते हैं एंथैल्पी, जो इसमें निकलेगा एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, दैट इज समेशन ऑफ एनर्जी ऑफ या एंथैल्पी ऑफ, ये आप ऐसे लिख सकते हो, हर किसी के पास खुद की एनर्जी तो होती है, तो एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। अगर ये पॉजिटिव आया इट मींस रिएक्शन कैसा है, एंडोथर्मिक है, एंड अगर ये निगेटिव आया तो रिएक्शन क्या है, एक्सोथर्मिक है, क्योंकि एंडोथर्मिक में क्या होता है, हीट एब्जॉर्ब होती है, और एक्सोथर्मिक में हीट क्या होती है, रिलीज होती है। सो एंथैल्पी ऑफ अ रिएक्शन इज कैलकुलेटेड एज डायरेक्टली at the final position to the initial position. It does not depend ki how the reaction is being taking place, how the heat is being evolved या absorbed. It does not depend on that point. It only depends ki how much heat is at a final point and how much it was in the initial point. Okay, so it is also a path independent function. So you have to remember कि ये state function तो है, लेकिन path independent है work done की तरह, दूसरों की तरह, यानी हीट चेंज की तरह। जैसे Q जो था
वो पाथ डिपेंडेंट था। पाथ डिपेंडेंट कैसे है कि हमें पता है कि हीट हमेशा हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ ही ट्रेवल करेगा, कभी भी कोल्ड से हॉट की तरफ ट्रेवल नहीं करेगा, यानी पाथ डिपेंडेंट है। ठीक है, तो वैसे ही डेल्टा एच मेरा पाथ इंडिपेंडेंट नहीं है, ये बात को आपको याद रखना है। ठीक है, सो नाउ अनदर दिस प्रॉपर्टी विच वी हैव टू स्टडी। तो यहां तक आपके लिए एक इंपॉर्टेंट था डेल्टा एच, जो आपको अच्छे से रिमेंबर रखना है कि हमें इसमें क्या पढ़ना था, एंड ट्राई टू सॉल्व द इंटरनल क्वेश्चंस of the exercise of the chapter 6 thermodynamics, that is important for all of you. Another the property which arrives is intensive and extensive property. Intensive and extensive property. Okay, 1 second class. वन मोर थिंग आई फॉरगॉट टू एक्सप्लेन यू कि जो अभी तक हमने डेल्टा एच के लिए पढ़ा, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि कांस्टेंट वॉल्यूम पे रिएक्शंस टेक प्लेस नहीं करता है जनरली। ठीक है, यानी सॉलिड और लिक्विड में जो रिएक्शंस होते हैं वो कांस्टेंट वॉल्यूम में होते हैं, पर गैसेस के केस में कांस्टेंट वॉल्यूम वर्क नहीं करता है, क्योंकि गैसेस के पास फ्री एक्सपेंशन की प्रॉपर्टीज होती है कि वो कैसे भी एक्सपेंड कर सकता है। तो इन द केस ऑफ गैसेस वी डू नॉट यूज दिस फॉर्मूला डायरेक्टली, U प्लस पीवी। ठीक है, कि जस्ट सपोज कि कोई गैस है एट स्टेट ए, ठीक है, स्टेट ए में है यानी स्टेट 1 में है मान लो, तो उस दौरान H1 इज इक्वल टू U1 प्लस पीवी लिख सकता हूं। ठीक है, डिफरेंट कि हमको ये मालूम है कि पीवी जो होता है वो एनआरटी के बराबर होता है। ठीक है, क्लियर, एनआरटी के बराबर होगा, यानी मान लो कि जब वो स्टेट 1 में है तब उसका नंबर ऑफ मोल्स Na है। ठीक है, और जब वो स्टेट B2 में पहुंच जाएगा तो उसका नंबर ऑफ मोल्स B हो जाएगा, यानी केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस कर रहा है एक गैस A से B में, यानी रिएक्टेंट जो है प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं। रिएक्टेंट के केस में उसके पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स Na है एंड प्रोडक्ट के केस में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स Nb है। हीट चेंज तो होगा ही होगा, टेम्परेचर का फ्लो होगा ही होगा, सो आई कैन राइट इट एज NaRT1। जब वो स्टेट 2 में पहुंचा H2 इज इक्वल टू U2 प्लस NbRT2। R कभी नहीं बदलेगा क्योंकि R क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, तो इसकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगी। सो सब्ट्रैक्टिंग दिस टू इक्वेशंस, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, I can write it as H2 minus H1 is equal to U2 minus U1 plus NbRT2 minus NaRT1. So this is delta H, change in enthalpy is equal to change in internal energy plus Nb minus Na करोगे ही करोगे। ठीक है, Nb minus Na तो होगा ही होगा। So it is number of moles of product minus number of moles of reactant, तो जो भी इसमें बचा वो N। ठीक है, यानी फिर Ng आप डिनोट कर सकते हो, फाइनल नंबर ऑफ मोल्स R, एंड दैट इज डेल्टा T। तो ये भी एक एक्सप्रेशन आपकी बुक में दिया गया है फॉर दी गैसेस रिएक्शन। तो गैसेस के केस में हमें ये अप्लाई करना है, हम पीवी अप्लाई नहीं करते वहां पे। ठीक है, हम ये अप्लाई करेंगे। हाँ, वो अलग बात है कि अगर गैस एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे हो रहा है, कि अगर टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है तो उस दौरान केसेस कुछ अलग हो जाते हैं। तो ये आपको याद रखना है फॉर दी गैसेस रिएक्शन। ठीक है, तो ये आज की क्लास में आपके लिए इंपॉर्टेंट है। द अनदर टॉपिक व्हिच आई वाज सेइंग दैट आर इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ओके, सो द प्रॉपर्टीज, इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है कि जब प्रॉपर्टीज डू नॉट डिपेंड्स ऑन द क्वांटिटी ऑफ सिस्टम, क्वांटिटी, ठीक है, वो क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं कर रहा है, क्वांटिटी और वेट ऑफ सिस्टम पे डिपेंड नहीं करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। एंड द प्रॉपर्टीज विच डिपेंड्स ऑन द क्वांटिटी और वेट ऑफ द सिस्टम इज नोन एज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। यानी इंटेंसिव जो होता है वो क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करता है, एक्सटेंसिव जो होता है वो क्वांटिटी पे डिपेंड करता है। सिंपल सा केस है कि जस्ट सपोज कि एक बड़ा सा बॉक्स है, मैंने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करा दिया। ठीक है, यानी अभी इन दोनों का वॉल्यूम क्या हो गया, हाफ हाफ हो गया, यानी एक बड़ा सा वॉल्यूम बॉक्स है उसका वॉल्यूम क्या हो गया, हाफ हाफ हो गया। जब मैंने दोनों को ज्वाइन किया तो इस पूरे का वॉल्यूम क्या हो गया, मिल गया। यानी जो वॉल्यूम है वो इसके क्वांटिटी पे डिपेंड है। अगर मैं इसको आधा करूंगा तो वॉल्यूम भी आधा हो जाएगा, इकट्ठा करूंगा तो वॉल्यूम भी एक साथ जुड़ जाएगा। सो दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एंड या जस्ट सपोज कि मैं क्या कर रहा हूं, दो छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, दोनों को बराबर से मैं हीट कर रहा हूं यहाँ पे,
अगर मैं इक्वल अमाउंट ऑफ हीट प्रोवाइड कर रहा हूं तो दोनों इक्वल अमाउंट ऑफ हीट क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे। ऐसा तो नहीं कि एक बोलेगा मैं ज्यादा एब्जॉर्ब कर रहा हूं, एक बोलेगा नहीं मैं कम एब्जॉर्ब कर रहा हूं, ऐसा तो कभी नहीं होगा। यानी ये जो प्रॉपर्टी है, यानी इसका जो टेम्परेचर बढ़ना है, ठीक है, वो डिपेंड नहीं कर रहा है इसके क्वांटिटी पे, वो दोनों के पास इक्वल अमाउंट में क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। तो वैसे प्रॉपर्टीज को हम क्या बोलते हैं, इंटेंसिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। नॉर्मल से जैसे हम लोग रियल लाइफ का यदि केसेस उठाएं तो रियल लाइफ में जैसे क्या होता है कि धूप में जब बाइक वगैरह एंड कार वगैरह बाहर खड़ी रहती है तो सब इक्वल अमाउंट में क्या होती है, हीट होती है। अब ऐसा तो नहीं कि धूप ये बोले कि ये तो केटीएम की बाइक है, अच्छी है, इसको ज्यादा हीट नहीं करता हूँ, ये कोई दूसरी बाइक है बजाज की, उसकी यूज कर लेता हूँ, इसको ज्यादा हीट करता हूँ। या फिर ऐसे ये बोल दे कि यार ये तो मर्सिडीज की कार है, इसको कम हीट करता हूँ, और ये स्विफ्ट कार है, इसको ज्यादा हीट करता हूँ। ऐसा तो नहीं, इसमें क्या होता है कि इक्वल अमाउंट में सबको क्या करता है, हीट करता है। ये नहीं देखता है कि किसी का वॉल्यूम बड़ा है या किसी का वॉल्यूम छोटा है, नहीं उसके क्वांटिटी पे देखता है, नहीं उसके वेट पे डिपेंड करता है, उसको क्या करता है, इक्वली हीट करता है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। द प्रॉपर्टी विच डज नॉट डिपेंड्स ऑन द क्वांटिटी और द ऑफ द मैटर और द सिस्टम, ठीक है, इज नोन एज इंटेंसिव, एंड द प्रॉपर्टी विच डिपेंड ऑन द क्वांटिटी ऑफ द सिस्टम इज नोन एज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो इट इज एन इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर ऑल ऑफ यू, ठीक है। In the next class, we will study about the heat capacity and a molar heat capacity, specific heat capacity, and the calorimetry, which how to calculate the heat capacity of any object. So, our now for few days, our classes will go continuously. So, please try to understand these topics very clearly and because it is a very important topic for all of you. If you have any doubt, you are free to ask and get your notes prepared daily from this topic, and read your NCERT or reference book, whichever you are preferring, and try to understand this concept very carefully. Take care of you.